क्या हो अगर जिस धरती को हम माँ कहते हैं वो एक दिन जलकर राख हो जाए। क्या हो अगर नीला आसमान, खुली हवा और सूरज की रोशनी सिर्फ किताबों में लिखी बातें रह जाए। यह कहानी है आज से 200 साल बाद की। साल 2242। हमारी पृथ्वी अब वैसी नहीं रही जैसी हम जानते थे। इंसान की गलतियों ने उसे एक जलते हुए गोले में बदल दिया था। सतह पर तापमान इतना था कि इंसान एक पल में भाप बन जाए। चारों तरफ जहरीली गैसें और रेडिएशन का समंदर था, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हमने धरती की खोज में कुछ किलोमीटर नीचे एक नई दुनिया बसाई, एक विशाल बंकर जिसका नाम था आधारशिला। हमें बताया गया था कि ये सब कुछ दशकों की बात है। हमारे वैज्ञानिक होप प्रोटोकॉल पर काम कर रहे थे, एक ऐसा मिशन जो धरती को फिर से ठंडा करेगा, उससे रहने लायक बनाएगा। हमें हर रोज़ उम्मीद की एक खुराक दी जाती थी कि जल्द ही हम सतह पर वापस जाएंगे, पर ये उम्मीद एक झूठ थी। इसी आधारशिला के सेक्टर 7 में रहता था आरव, 22 साल का एक नौजवान जिसकी आंखों में सपने तो थे, पर वो सपने भी लोहे की दीवारों से घिरे थे। उसका काम था ऑक्सीजन रेगुलेशन यूनिट की देख रेख करना। वो उन मशीनों की धड़कन सुनता था जो लाखों लोगों की सांसों का हिसाब रखती थी। आरव को अक्सर अपने दादाजी की बातें याद आती थीं, जो सतह के आखिरी इंसानों में से एक थे। वो बताते थे कि कैसे आसमान नीला होता था, बारिश की बूंदें मिट्टी को महका देती थी और रात में तारे टिमटिमाते थे। आरव के लिए ये सब एक कल्पना थी। उसने तो सिर्फ टंगस्टन बल्ब की पीली रोशनी और रिसाइकल हुई हवा की गंध ही महसूस की थी। एक दिन जब वो हाइड्रोपोनिक्स फार्म में, जहाँ बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते थे, के पास एक एयर फिल्टर ठीक कर रहा था, उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो पौधों से ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो उसके दोस्त हों। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो आधारशिला की घुटन में किसी ताजे झोंके जैसी थी। वो थी ईशा, आधारशिला की मुख्य वनस्पति वैज्ञानिक की बेटी। आरव की हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की, पर उस दिन के बाद वो अक्सर किसी न किसी बहाने हाइड्रोपोनिक्स फार्म के पास जाने लगा। धीरे धीरे उनकी नज़रें मिली, हल्की मुस्कानें बदलीं और फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। ईशा भी आरव की तरह ही फंसी हुई महसूस करती थी। वो उन पौधों में असली दुनिया ढूंढती थी। दोनों अक्सर छिपकर मिलते, पुराने किस्से पढ़ते और एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते जहां प्यार करने के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। उनका प्यार उस बंद घुटन भरी दुनिया में ऑक्सीजन जैसा था, लेकिन आधारशिला की खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं टिकती थीं। पिछले कुछ महीनों से एक अजीब चीज़ हो रही थी। लोग बीमार पड़ रहे थे। पहले उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती, फिर उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती और अंत में वो बस चुपचाप मर जाते। आधारशिला की सरकार, जिसे काउंसिल कहा जाता था, ने इसे कंटेनमेंट सिंड्रोम का नाम दिया। उन्होंने कहा कि सालों तक ऐसा बंद जगह पर रहने का ये साइड इफ़ेक्ट है।
लेकिन आरव को शक था। मरने वाले ज़्यादातर लोग सेक्टर 7 और 8 के थे, यानी सबसे निचले तबले के लोग। उसका शक यकीन में तब बदला जब देव चाचा, जिन्होंने आरव को मशीनों का काम सिखाया था, इसी सिंड्रोम की चपेट में आ गए। मरने से पहले देव चाचा ने कांपते हाथों से आरव को एक छोटी सी डेटा चिप दी और फुसफुसाए, सच हवा नहीं पानी में है, प्रोजेक्ट रिडेम्पशन। इतना कहते ही उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आरव का दिल दहल गया। प्रोजेक्ट रिडेम्पशन, ये क्या था? उसने कभी इसका नाम नहीं सुना था। उसने ये बात ईशा को बताई। ईशा डर गई। काउंसिल के खिलाफ जाना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन आरव की आंखों में अपने गुरु को खोने का दर्द और सच जाने की जिद देखकर वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। आरव ने अपनी टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल किया। देर रात जब सब सो जाते, वो सेंट्रल सर्वर को हैक करने की कोशिश करता। उसे पता था कि प्रोजेक्ट रिडेम्पशन का जिक्र ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। उधर ईशा ने पानी के सैंपल्स की जांच शुरू कर दी। देव चाचा के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने अपनी लैब में सेक्टर 7 के पानी और काउंसिल के सदस्यों के लिए जाने वाले पानी की तुलना की। नतीजे चौंकाने वाले थे। सेक्टर 7 के पानी में एक बहुत ही सूक्ष्म न्यूरोटिक्सन यानी जहर मिला हुआ था, जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग पर असर करता था। ये कंटेनमेंट सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं थी, ये एक धीमी मौत थी जो लोगों को दी जा रही थी। उसी रात आरव को सर्वर में एक खुफिया फाइल मिली। फाइल का नाम था प्रोजेक्ट रिडेम्पशन। पासवर्ड से प्रोटेक्टेड थी। पासवर्ड से जो प्रोटेक्टेड थी, उसने देव चाचा से जुड़ी हर तारीख, हर नंबर आजमाया, पर कुछ नहीं हुआ। तभी उसे याद आया, देव चाचा हमेशा कहते थे, हमारी सबसे बड़ी गलती ही हमारा सबसे बड़ा सबक है। आरव ने पासवर्ड डाला, होप प्रोटोकॉल। फाइल खुल गई और जो सच सामने आया, उसने आरव और ईशा के पैरों तले जमीन खिसका दी। होप प्रोटोकॉल एक धोखा था। धरती कभी ठीक हो ही नहीं रही थी। रेडिएशन पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। आधारशिला के संसाधन, ऑक्सीजन, पानी, खाना तेजी से खत्म हो रहे थे। वो बस अगले 50 सालों के लिए काफ़ी थे। और प्रोजेक्ट रिडेम्पशन वो काउंसिल का सबसे घिनौना रहस्य था। काउंसिल आधारशिला की आबादी को धीरे धीरे कम कर रही थी, ताकि वो और उनके परिवार ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकें। वो निचले सेक्टर्स के लोगों को जहर देकर मार रहे थे, ताकि ऊपर वाले चैन की सांस ले सकें। ये सब पढ़कर आरव का खून खौल उठा। जिस काउंसिल को वो अपना रक्षक समझते थे, वही उनके कातिल थे। लेकिन वो ये सच बाहर कैसे लाते? हर तरफ कैमरे थे और हर तरफ नज़र रखी जा रही थी। कमांडर विक्रम, काउंसिल का क्रूर सुरक्षा प्रमुख, किसी परछाई की तरह हर जगह मौजूद रहता था। उन्हें पता चल गया था कि कोई सर्वर में घुसपैठ देख रहा है। आरव और ईशा को एहसास हो गया कि उनके पास वक्त बहुत कम है। अगर वो पकड़े गए तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया, सच को पूरी आधारशिला तक
पहुंचाने का एक ही तरीका था, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम, जो सीधा काउंसिल के हेडक्वार्टर में जाता था। ये पागलपन है आरव, ईशा ने घबराते हुए कहा। हम वहाँ तक जिंदा नहीं पहुँच पाएंगे। अगर हम नहीं गए तो भी मारे जाएंगे ईशा, आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। फर्क बस इतना होगा कि हम चुपचाप मरेंगे। मैं देव चाचा और उन हजारों लोगों को चुपचाप मरने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इस झूठी दुनिया में मरते हुए नहीं देख सकता। उसकी आंखों में एक आग थी, प्यार और गुस्से की आग। अगली रात उन्होंने अपना प्लान शुरू किया। ईशा ने अपनी लैब से कुछ केमिकल मिलाकर एक ऐसा धुआं बनाया जिससे हाइड्रोपोनिक्स फॉर्म के सेंसर बंद हो गए और अलार्म बजने लगा। सारे सुरक्षाकर्मी उस तरफ भागे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आरव और ईशा एयरवेंटस के खुफिया रास्ते से होते हुए काउंसिल हेडक्वार्टर की ओर बढ़ने लगे। हर मोड़ पर मौत का खतरा था। कमांडर विक्रम को शक हो चुका था। उसने पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन कर दिया। वो लगभग ब्रॉडकास्ट रूम तक पहुंच ही गए थे कि सामने कमांडर विक्रम और उसके सैनिक आ गए। खेल खत्म, गद्दारा विक्रम चिल्लाया। लेकिन आरव और ईशा ने हार नहीं मानी। आरव ने पास की एक स्टीम पाइप को अपनी प्लाज्मा टॉर्च से काट दिया। गर्म भाप का एक गुब्बार फैला जिससे सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों ब्रॉडकास्ट रूम में घुस गए और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। उनके पास बस कुछ सेकंड्स थे। आरव ने डेटा चिप सिस्टम में लगाई और ब्रॉडकास्ट एक्टिवेट करने लगा। बाहर से विक्रम दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आरव जल्दी करो, ईशा ऐसा चिल्लाई। तभी दरवाज़ा टूट गया। विक्रम और उसके सैनिक अंदर घुस आए। उन्होंने अपनी बंदूकें उन पर तान दी। सब कुछ बंद कर दो लड़के, विक्रम गरजा। आरव ने ईशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था पर प्यार भी था। वो मुस्कुराया जैसे कह रहा हो हमने कर दिखाया, और फिर उसे ब्रॉडकास्ट का एंटर बटन दबा दिया। उसी पल आधारशिला की हर स्क्रीन पर, हर स्पीकर में प्रोजेक्ट रिडेम्पशन की सच्चाई सामने आ गई। काउंसिल का झूठ, लोगों की मौत का सच, सब कुछ। कमांडर विक्रम ने गुस्से में गोली चला दी। स्क्रीन पर खून के छींटे नजर आए। उसी दिन के बाद आधारशिला में क्या हुआ? चाउस, गुस्सा और बगावत। लोगों को एक भयानक सच मिला था, लेकिन उस सच के साथ मिली थी एक आज़ादी, झूठ की दीवारों से आज़ादी। आरव और ईशा का क्या हुआ कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो उसी कमरे में मर गए, कुछ कहते हैं वो उस अफरा तफरी में कहीं गायब हो गए। शायद आज भी वो उस अंधेरी दुनिया में कहीं छिपकर एक नई सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उनकी कहानी और उनकी मोहब्बत और उनकी कुर्बानी आधारशिला की हर सांस में जिंदा है। उन्होंने एक चिंगारी लगाई थी उस उम्मीद में कि शायद कोई उस चिंगारी को मशाल बना सके, क्योंकि कभी कभी एक खत्म होती दुनिया में सच की एक आवाज़ ही जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। लेकिन क्या आधारशिला के लोग इस सच का सामना कर पाए, या झूठ की आदत ने उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया था कि वो सच्चाई के बोझ तले ही दब गए? जानेंगे कहानी के अगले हिस्से में। अगले हिस्से को देखने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको यह हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको यह पसंद आई होगी। जुड़े रहिएगा बातें पुरानी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।